हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात का गुप्त अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था और गांव वालों के कानों में किसी के चलने की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। गुफा से बाहर का ये माहौल देखकर गांव के सरपंच ने कहा, वो आ रहा है, चुपचाप बैठे रहना, कोई आवाज नहीं करेगा। सरपंच की बात सुनकर सभी गांव वाले बिल्कुल चुप हो गए। लेकिन तभी गुफा के बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई। वो बच्चा दौड़कर उन गांव वालों के पास आ रहा था और गांव वाले गुफा से झांक कर उस बच्चे को देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जब गांव वालों ने उस गुफा के पत्थर से बाहर झांक कर देखा तो दिखाई दिया कि वो नरभक्षी उस लड़के को पकड़कर बड़े चाव से खा रहा था। ये नज़ारा देखकर सरपंच और बब्बन तांत्रिक इस भयानक मंजर की घबराहट को महसूस कर पा रहे थे और इसके बाद गांव का सरपंच नम आंखों से बब्बन तांत्रिक की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद की एक किरण बस बब्बन तांत्रिक में दिखाई दे रही थी, क्योंकि बस बब्बन तांत्रिक ही था जो कि इस नरभक्षी का मुकाबला कर पाता। लेकिन बब्बन तांत्रिक सरपंच की ओर देखकर कह रहा कि मैं इस नरभक्षी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी मंत्र तंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अगर मैं अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से इसे रोकना चाहूँ और गलती से इसके सामने चला गया तो ये मुझे भी मौत के घाट उतार देगा। और फिर बब्बन तांत्रिक ने गांव के सरपंच को समझाया कि मुझे अपने तांत्रिक गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि शायद वे इस समस्या से निपटने का कोई समाधान बता पाएं। लेकिन तब तक तुम्हें इस गांव की रक्षा करनी होगी। तुम्हें छुप छुप कर इस नरभक्षी से बचना होगा। इससे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर कोई भी इसके सामने आया तो मारा जाएगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस अंधेरी रात की घमासान बारिश में नंगे पैर दौड़ते हुए गया था तांत्रिक गुरु के पास। दो दिनों तक भागने के बाद जब बब्बन तांत्रिक उस शमशान घाट में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर तांत्रिक गुरु बैठे हुए थे और बैठे बैठे चिलम जलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो चिलम थी कि जलने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जब भी तांत्रिक गुरु उस तंबाकू में आग लगाते तो तंबाकू में लगी हुई आग बार बार बुझ जाती और इससे तांत्रिक गुरु काफी परेशान हो चुके थे। वो बार बार माचिस की तीली जलाते और उस तंबाकू में आग लगाते, लेकिन वो तंबाकू थी कि जलने का नाम नहीं ले रही। और इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक को गालियां निकाल रहे और बब्बन तांत्रिक उनके पीछे खड़े होकर ये गालियां सुन रहा। अरे ये टकला बब्बन कहाँ चला गया? हाथी के कद्दू को इतने दिन का भेजा है, साले का टकला ठीक नहीं हुआ क्या अभी तक? साला कब से उस द्रोणागिरी पर्वत पे पड़ा है, यहाँ पर हमसे ये चिलम नहीं जल रही और टकला वहाँ अपनी खोपड़ी चमका रहा है। बब्बन तांत्रिक पीछे खड़ा होकर तांत्रिक गुरु की इन बातों को सुन रहा था और बब्बन तांत्रिक फिर गुस्से में, क्योंकि बब्बन ये समझ चुका था कि तांत्रिक गुरु भले ही उसे गालियां देने से मना करते हों, लेकिन खुद बहुत गालियां बकते हैं। इसके बाद बब्बन ने तांत्रिक गुरु को प्रणाम किया और बब्बन को देखकर तांत्रिक गुरु काफी खुश। वाह वाह बब्बन, तू आ गया, मैं अभी तुझे ही याद कर रहा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोच रहा, हाँ वो तो मुझे पता है बुड्ढे, कितनी याद आ रही थी मेरी। बब्बन तांत्रिक मन ही मन उसे गालियां दे रहा था, क्योंकि बब्बन उसके सामने यानी कि अपने तांत्रिक गुरु को गालियां नहीं दे सकता था, क्योंकि बब्बन का अभी एक बहुत बड़ा काम बाकी था। इससे पहले कि बब्बन तांत्रिक गुरु को कुछ बोल पाता, तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन देख जरा, इस चिलम को कब से जला रहा हूँ पर जल नहीं रही है, देख क्या समस्या हुई है इसमें। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस चिलम को हाथ में लेकर देखा और बब्बन को पता चला कि चिलम के अंदर की तंबाकू पानी से भीगी हुई है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक का गुस्सा 7वें आसमान पर। अरे यार गुरुदेव, तुम बुड्ढे हो गए यार, कुछ तो दिमाग लगा लिया करो, तंबाकू भीगी हुई है, जलेगी कहाँ से? इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस तंबाकू को फेंका और फिर कुटिया के अंदर गया और वहां से सूखी तंबाकू लेकर उस चिलम को जलाया और चिलम को पीते हुए तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक से कह रहे, देख बब्बन, तू मेरी बहुत सेवा करता है, मैं तुझे एक महान तांत्रिक बनाना चाहता हूँ, लेकिन देख मुझे बुढ़ा मत बुला कर, अभी बहुत जान बाकी है इन हाथों में।
और बब्बन तांत्रिक सुनते सुनते मन ही मन में सोच रहा, हाँ वो तो मुझे पता है, कितनी जान बाकी है इन हाथों में। बहुत इस्तेमाल करता है साला बुड्ढा, बार बार पत्थर उठा के मार देता है खोपड़ी पे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को बताया कि आखिर उसने द्रोणागिरी पर्वत पर क्या देखा था। उसने उस नरभक्षी के बारे में तांत्रिक गुरु को बताया। और जब तांत्रिक गुरु ने नरभक्षी के बारे में सुना तो तांत्रिक गुरु काफी हैरान, क्योंकि तांत्रिक गुरु भली भांति जानते थे कि एक नरभक्षी को रोकना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी नरभक्षी को रोकने के कुछ तरीके होते हैं। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया कि अगर नरभक्षी को रोकना है तो सबसे पहले तुम्हें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो प्राणी नरभक्षी बना कैसे था, और अगर तुम्हें उसका पता चल जाए उसके बाद तुम नरभक्षी को रोक सकते हो। तब बब्बन तांत्रिक ने बताया कि वो तो मुझे पता है कि आखिर वो प्राणी नरभक्षी बना कैसे था। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि अब उस नरभक्षी को रोका जा सकता है, मुझे बस वो कारण बताओ जिसकी वजह से वो नरभक्षी बना था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस राजा की पूरी कहानी को तांत्रिक गुरु को समझाया। इसके बाद तांत्रिक गुरु अपनी जगह से खड़े हुए और बब्बन से कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम अकेले उस नरभक्षी का सामना नहीं कर पाओगे। इस कार्य को करने के लिए कम से कम 100 तांत्रिकों की आवश्यकता होगी। और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन को यह आदेश दिया कि आसपास के इलाकों में जितने भी महान तांत्रिक हैं जिन्होंने महान महान सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, उन सभी तांत्रिकों को मेरा ये संदेश भेज दो कि तुम सभी तांत्रिकों को महान तांत्रिक गुरु बालाचार्य ने यह संदेश दिया है, और उन सभी को मेरे इस निवास स्थान के बारे में भी जानकारी दे देना। मेरा नाम सुनते ही समस्त तांत्रिक इस जगह पर एकत्रित हो जाएंगे। बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु का यह आदेश सुनकर घबरा गया। उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि बब्बन तांत्रिक ने आज से पहले जिस महान तांत्रिक बालाचार्य के बारे में सुना था, एक ऐसा तांत्रिक जो पिछले 17,000 सालों से जीवित है, और दुनिया का हर एक तांत्रिक जिस तांत्रिक के निवास स्थान के बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो तांत्रिक रहता कहाँ है। तांत्रिक गुरु स्वयं को वही तांत्रिक बता रहे थे, और ये सुनकर बब्बन तांत्रिक के हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि बब्बन तांत्रिक ने आज तक बस बालाचार्य तांत्रिक के बारे में किस्से कहानियां सुनी थी, लेकिन तांत्रिक गुरु स्वयं को वही बता रहे थे। फिर बब्बन तांत्रिक ने डरते हुए अपने तांत्रिक गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आप ही वो महान बालाचार्य तांत्रिक हो? और तब तांत्रिक गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बब्बन, मैं ही तांत्रिक बालाचार्य हूँ। और ये सुनते ही बब्बन तांत्रिक गुरु के चरणों में जा गिरा, क्योंकि बब्बन तांत्रिक हमेशा अपने तांत्रिक गुरु को गालियां देता रहता था। हमेशा जब भी तांत्रिक गुरु उसके ऊपर पत्थर मारते तो बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु पर काफी गुस्सा करता। लेकिन आज बब्बन को ये समझ आ चुका था कि जिसके साथ बब्बन इतने दिनों से नादानियां कर रहा था और जिसे बब्बन एक बूढ़ा तांत्रिक समझ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि तांत्रिकों के महागुरु बालाचार्य हैं। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उनके चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु का ये संदेश अपने आसपास के सभी महान तांत्रिकों तक पहुंचाया था। और तांत्रिक गुरु का आदेश सुनकर सभी तांत्रिक एक जगह पर एकत्रित हो गए। और इसके बाद उन महान तांत्रिक बालाचार्य ने उन सभी तांत्रिकों को बताया कि नरभक्षी आजाद हो चुका है, और यदि शीघ्र ही उसे ना रोका गया तो वो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। इसके बाद वो तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक और उन 100 तांत्रिकों को लेकर पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत पर। और वहां जाने के बाद जब उन्होंने उस गांव का हाल देखा तो वो गांव आधा खत्म हो चुका था। उस गांव के अंदर बस सूखे हुए कंकाल पड़े हुए थे, जिनको देखकर बब्बन तांत्रिक काफी उदास था। फिर बब्बन तांत्रिक ने जब उस गुफा की तरफ चलना शुरू किया तो वहां से उसे दिखाई दिए वो सरपंच और कुछ गांव के लोग। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने सरपंच और गांव के लोगों को बाहर निकाला, और गुफा से बाहर निकलने के बाद उनको खाना पानी दिया गया, क्योंकि इतने दिनों तक वो इस गुफा के अंदर छुपे हुए थे, जिसकी वजह से भूख के मारे उनका बुरा हाल था। फिर बब्बन तांत्रिक ने सरपंच को बताया कि मैं अपने साथ महान तांत्रिकों को लेकर आया हूँ। ये तांत्रिक जरूर उस नरभक्षी को रोकने में सक्षम होंगे। लेकिन बब्बन की बात सुनकर तांत्रिक गुरु ने कहा, नहीं बब्बन,
इस नरभक्षी को अब रोका नहीं जा सकता। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, हमें कैसे भी करके इस नरभक्षी को कैद करना होगा, फिर से उसी गुफा के अंदर जहां पर ये नरभक्षी पहले कैद था। लेकिन अब की बार इसे कैद करने के लिए हमें उस सुरंग को और गहरा करना होगा और इसके बाद उसके ऊपर पहले से 1000 गुना बड़ा एक शक्तिशाली पत्थर रखना होगा और कैसे भी करके इस नरभक्षी को लेकर जाना होगा वापस से उसी गुफा में। और जब ये नरभक्षी उस गुफा के अंदर चला जाए तो हमें बड़ी ही चालाकी से पहले से लगभग 100 गुना ज़्यादा बड़े पत्थर से उस गुफा को बंद करना होगा। केवल एक यही रास्ता है इस नरभक्षी से इस गांव को और इस दुनिया को बचाने का, नहीं तो ये नरभक्षी कुछ ही समय में संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर देगा। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया कि अगर हमें इस उपाय को सफल करना है तो फिर हमें दुनिया की 2 सबसे महान प्रेत आत्माओं की आवश्यकता होगी और उन 2 सबसे शक्तिशाली और सातिर प्रेत आत्माओं के नाम हैं बाबरा भूत और चकवा प्रेत। तुम्हें सबसे पहले एक बाबरा भूत को अपने बस में करना होगा और फिर तुम्हें बस में करना होगा एक चकवा प्रेत को। लेकिन बाबरा भूत बहुत ताकतवर होता है, इतना ताकतवर कि अगर चाहे तो रातों रात एक बड़ी से बड़ी सुरंग खोद सकता है और अगर चाहे तो किसी बड़े से बड़े पहाड़ को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती, इसलिए तुम्हें अपनी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाकर अपने बस में करना है और फिर तुम्हें उस बाबरा भूत को यहाँ पर लेकर आना है। वही एक सुरंग खोद सकता है और वही उस बड़े से पत्थर को उस गुफा के ऊपर रख सकता है। इसके बाद तुम्हें सामना करना होगा चकवा प्रेत का। लेकिन चकवा प्रेत बहुत खतरनाक होता है बब्बन। चकवा प्रेत के अंदर ताकत भी होती है और चकवा प्रेत एक छलावे की तरह आपको छलता भी है। चकवा प्रेत लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो जब चाहे जिसका चाहे उसका रूप बदल सकता है। वो पूरी तरह से एक छलावे की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर इंसानों को मारने की ताकत पाई जाती है, ऐसी ताकत जिससे वो किसी भी इंसान को खत्म कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर तुम्हारे मंत्रों का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे मंत्र बताता हूँ जिनके इस्तेमाल से तुम कैद कर पाओगे चकवा प्रेत को और फिर तुम्हें उस चकवा प्रेत को कैद करके यहाँ पर लाना है और फिर मैं इस्तेमाल करूँगा उस चकवा प्रेत का उस नरभक्षी को फंसाकर उस सुरंग तक ले जाने में और इस तरह से उस नरभक्षी को कैद किया जाएगा उस सुरंग के अंदर। जाओ बब्बन, तुम्हें ये कार्य शीघ्र ही करना होगा। तुम्हारे पास बस 7 दिन का समय है और इन 7 दिनों के भीतर मैं इन 100 तांत्रिकों के साथ मिलकर इस गांव के अंदर एक यज्ञ करूंगा, जिस यज्ञ की वजह से इस गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा और वो नरभक्षी इस गांव के अंदर चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। जाओ बब्बन, तुम्हें यह कार्य शीघ्र करना होगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से पूछा कि आखिर उसे वो चकवा प्रेत और बाबरा भूत मिलेंगे कहाँ पर। तब तांत्रिक गुरु ने बताया कि तुम्हें बाबरा भूत गुजरात में मिलेगा। गुजरात के कई इलाकों में बाबरे भूत को देखा जाता है और चकवा भूत को काबू करने के लिए तुम्हें जाना होगा हिमाचल, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में अक्सर चकवा भूत लोगों को पागल बनाकर मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद तांत्रिक गुरु का आशीर्वाद लेकर बब्बन तांत्रिक द्रोणागिरी पर्वत के उस गांव को छोड़कर निकल पड़ा हिमाचल की ओर, क्योंकि बब्बन को पहले सामना करना था चकवा प्रेत से। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा हिमाचल की उन पहाड़ियों में जहां पर चकवा प्रेत को अक्सर देखा जाता था। वहां के स्थानीय निवासियों से जब बब्बन तांत्रिक ने बातें की तो बब्बन को पता चला कि इस गांव के आसपास के जंगलों में एक चकवा प्रेत को देखा जाता है और वो कभी गाय का रूप बनाकर, कभी बैल का रूप बनाकर, कभी किसी अन्य जानवर का रूप बनाकर लोगों को मौत के घाट उतार देता है। गांव के लोगों ने बताया कि अक्सर वो चकवा प्रेत इंसान के रूप में या फिर ज्यादातर किसी जानवर का रूप लेके, जैसे किसी गाय का रूप लेकर, किसी बकरी का रूप लेकर या फिर किसी भैंस का रूप लेकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। और जब लोग उन गाय भैंस बकरियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं तो चकवा प्रेत उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां से गिरकर उस इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वो किसी पहाड़ी की चट्टान से या फिर किसी ऊंची जगह से इंसान को नीचे गिराने की कोशिश करता है।
और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उन गांव वालों की बातों को सुनकर उस जंगल के अंदर चला गया। शाम का समय था और जब बब्बन तांत्रिक उस जंगल के अंदर गया तो टहलते टहलते उसे रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे किसी भी प्रकार की कोई हलचल या फिर कोई चकवा प्रेत जैसा कुछ नजर नहीं आया था। बस जंगल में जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और बब्बन तांत्रिक कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बब्बन तांत्रिक का उस चुड़ैल ने कुत्तों से क्या हाल करवाया था। बब्बन तांत्रिक उस जंगल में काफी संभल कर चल रहा कि कहीं कोई कुत्ता ना मिल जाए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक जैसे जैसे उस जंगल में आगे गया तो उस जंगल में बब्बन को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद बब्बन ने जब इधर उधर देखा तो बब्बन को पता चला कि एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आ रही है। उसके हाथ में एक लाठी थी और वो बूढ़ी औरत लाठी को लिए हुए बब्बन की तरफ चली आ रही। बब्बन को देखकर उस औरत ने कहा, बेटा, मैं इस जंगल में भटक गई हूँ, मुझे रास्ता पार करवा दे बेटा। पास में ही मेरा गांव है, बस मुझे रास्ते का पता नहीं चल रहा है कि आखिर किस रास्ते से जाना है। बेटा, मेरी मदद कर दे बेटा। इसके बाद बब्बन उस बूढ़ी औरत को पकड़कर रास्ता पार करवाने लगा। बब्बन तांत्रिक उस बूढ़ी औरत के साथ लगभग 2 घंटे तक चलता रहा, लेकिन उस बूढ़ी औरत का गांव नहीं आया। तब बब्बन तांत्रिक ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माई, आपका गांव तो आ ही नहीं रहा है, आखिर और कितनी दूर है आपका गांव? बस बेटा, चलता रहे मेरे साथ, गांव आएगा ही नहीं। और इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने अपना रूप बदल लिया और वो एक हट्टे कट्टे इंसान के रूप में बदल गई और उसका काफी भयानक चेहरा था, इतना भयानक कि अगर कोई साधारण इंसान उसको देख ले तो डर के मारे वहीं उसके प्राण निकल जाएं। लेकिन बब्बन तांत्रिक एक तांत्रिक था, उसने अब तक न जाने कितने ऐसे भूत प्रेतों का सामना किया था। बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि ये चकवा प्रेत है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया जो कि तांत्रिक गुरु ने उसे बताए थे। और बब्बन के मंत्रों को सुनकर वो प्रेत वहां से भागने लगा, क्योंकि शायद वो भी ये समझ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे मंत्र तंत्र आते हैं। इसके बाद वो प्रेत न जाने कहां पर गायब हो गया। बब्बन तांत्रिक जंगल में इधर उधर उसे ढूंढने लगा, लेकिन बब्बन को वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद बब्बन ने सोचा कि क्यों ना उस प्रेत को बेवकूफ बनाया जाए, वो खुद इतना ज्यादा शातिर बनता है। आज बब्बन से मुकाबला हुआ है, बब्बन से। बब्बन दिखाएगा कि बब्बन कितना शातिर है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक इस्तेमाल करने लगा अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र का। और बब्बन के पास एक ही मंत्र था जो कि सबसे शक्तिशाली था, बस उसकी गालियां। बब्बन तांत्रिक जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर उस चकवा प्रेत को गालियां दिए जा रहा, बार बार उसे माँ बहन की गालियां सुना रहा। और वो चकवा प्रेत कहीं ना कहीं बैठकर उसकी गालियां सुने जा रहा। अब चकवा प्रेत से भी उसकी गालियां सुनकर रहा नहीं गया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक को उस जंगल में नजर आई एक भैंस, एक काले रंग की हट्टी कट्टी भैंस, जो कि बब्बन तांत्रिक की ओर देखकर जोर जोर से रमाई जा रही थी। लेकिन बब्बन तांत्रिक उस भैंस को देखते ही समझ गया कि ये वही चकवा प्रेत है। कमीना मुझे बेवकूफ बनाने की सोच रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि आज उसका पाला बब्बन से पड़ा है, बब्बन द महान तांत्रिक से। लेकिन बब्बन तांत्रिक उस प्रेत को ये दिखाना नहीं चाहता था कि बब्बन उसकी असलियत पहले से ही जानता है, इसलिए बब्बन नाटक करने लगा। बब्बन ऐसा नाटक कर रहा जैसे वो उस भैंस को जानता हो। बब्बन तांत्रिक उस भैंस को देखकर कह रहा, आजा आजा, ये मारी कल्लो, आजा 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 आजा, ए कल्लो तुझे हरी हरी घास दूंगा। कल्लो तू यार यहाँ पे खुल के बार बार क्यों आ जाती है? कौन खोलता है तुझे? आजा, मेरे पास आजा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने जंगल में उगी हुई थोड़ी सी घास को उखाड़ा और अपने हाथ में लेकर उस भैंस की तरफ इशारा करने लगा और उसे कहने लगा कि ये हरी घास खिलाऊंगा, बस मेरे पास आजा। और वो भैंस बब्बन तांत्रिक की ओर आने लगी। बब्बन तांत्रिक उसे देखकर मन ही मन सोच रहा, वाह बब्बन वाह, क्या एक्टिंग करता है तू। साले चकवा को आज नहीं छोड़ूंगा, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया है ना इसने,
आज इसका पाला किससे पड़ा है? बब्बन से। इसके बाद वो भैंस बब्बन तांत्रिक के पास आ गई। बब्बन तांत्रिक ने अपने हाथ की वो घास उस भैंस की तरफ कर दी। इसके बाद जैसे ही वो भैंस बब्बन के हाथ की वो घास खाने लगी, बब्बन तांत्रिक ने हंसते हुए अपने दूसरे हाथ से उस भैंस का एक सींग पकड़ लिया और फिर बब्बन तांत्रिक लगा मंत्र पढ़ने। वाह वाह चकवा वाह, बब्बन को बेवकूफ बनाना चाहता है। बब्बन नहीं बनेगा बेवकूफ। तेरे जैसे कितने आए कितने चले गए, लेकिन बब्बन ने अब तक सबको धूल चटाई है, सबको। और इसके बाद वो भैंस बब्बन के हाथ में रखी हुई उस पूरी घास को खा गई और बब्बन तांत्रिक ने एक हाथ से उस भैंस के सींग को पकड़ रखा और बब्बन तांत्रिक लग रहा जोर जोर से मंत्र पढ़ने। लेकिन इसके बाद उस भैंस ने बब्बन तांत्रिक को अपने सींगों पर उठा लिया और बब्बन को एक पेड़ से दे मारा और इसके बाद वो भैंस रमाती हुई वहां से दूर भाग गई। बब्बन तांत्रिक पड़ा हुआ सोच रहा कि आखिर इस चकवा के ऊपर उसके मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तांत्रिक गुरु ने उसे काफी सिद्ध मंत्र दिए हैं। लेकिन इसके बाद बब्बन को पेड़ के ऊपर से आवाज आई। दरअसल वो आवाज किसी के हंसने की थी और जब बब्बन ने पेड़ के ऊपर देखा तो वो चकवा प्रेत बब्बन की तरफ देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा। इसके बाद उस चकवा प्रेत ने बब्बन से कहा, तांत्रिक लगता है, बता यहाँ क्यों आया है? मुझे भगाना चाहता है इस जंगल से? तेरे बस की बात नहीं। मैं चकवा प्रेत हूँ। मुझसे ज्यादा कपटी और छलिया दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। और इसके बाद चकवा प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस चकवा प्रेत से कहा, नहीं, मैं आपको भगाना नहीं चाहता। दरअसल मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। और इसके बाद उस चकवा प्रेत ने बब्बन से कहा, मदद की आवश्यकता? कैसी मदद की आवश्यकता? भला प्रेत एक तांत्रिक की क्या मदद कर सकता है? तब बब्बन तांत्रिक ने उस प्रेत को पूरी आप बीती बताई थी उस नरभक्षी के बारे में और कहा था कि उस नरभक्षी को फंसाने के लिए मुझे आवश्यकता है तुम्हारी और तुम्हारी इन शक्तियों की, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही उस नरभक्षी को कैद किया जा सकता है। इसके बाद चकवा प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने चकवा प्रेत से कहा, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बस एक बार मेरी मदद कर दो। और इसके बाद चकवा प्रेत ने बब्बन से कहा कि मुझे इसके बदले में उन पिशाचों की शक्तियाँ चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ताकत बहुत कम है। अगर पिशाचों की शक्तियाँ और मिल जाएं तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा और फिर मैं इन गाँव वालों से बिल्कुल नहीं डरूंगा। जब चाहूँगा, जैसे चाहूँगा, किसी भी गाँव वाले को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोच रहा कि एक बार मेरा ये काम हो जाए, इसके बाद निपटूंगा इस चकवा प्रेत से। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस चकवा प्रेत की बातों में हामी भरी और बब्बन तांत्रिक उसे लेकर पहुंच गया अपने तांत्रिक गुरु के पास। वहां जाकर जैसे ही उसने चकवा प्रेत को छोड़ा तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि वो बाबरा भूत कहाँ है। तब बब्बन तांत्रिक ने बताया कि अब मैं उस बाबरा भूत को ही पकड़ने जा रहा हूँ। और फिर बब्बन तांत्रिक उस चकवा प्रेत को वहां छोड़कर निकल पड़ा गुजरात की तरफ, जहां पर उसे पकड़ना था उस बाबरा भूत को। और फिर बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा गुजरात के उन गाँव में जहां पर कभी किसी समय पर बाबरा भूत देखा जाता था। आज के समय पर वो गांव पूरी तरह से खंडर बन चुके थे, वहां पर कोई रहता नहीं था। लेकिन फिर भी बब्बन तांत्रिक को उस गांव में चलते चलते एक कुआं दिखाई दिया और उस कुआं के अंदर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। बब्बन तांत्रिक ये देखकर काफी हैरान, क्योंकि जिस गांव के अंदर कोई रहता ही नहीं है, ऐसे गांव के अंदर पानी से लबालब कुएं का मिलना एक अचरज की बात थी। और बब्बन तांत्रिक ये सब देखकर समझ चुका था कि हो ना हो वो बाबरा भूत यहीं आसपास कहीं रहता है। दरअसल तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया था कि बाबरा भूत कुएं के अंदर रहना पसंद करता है और हर रोज एक नया कुआं बनाता है। बाबरा भूत कभी भी एक ही कुएं के अंदर नहीं रहता, बल्कि हर रात उसे एक नया कुआं चाहिए। वो हर रात एक नया कुआं खोदता है और उस कुएं को कभी कच्चा भी नहीं छोड़ता, बल्कि रात में ही उसको पत्थरों से पूरी तरह से पाट देता है। और जब रात में वो कुआं तैयार हो जाता है तो बाबरा भूत दिन के समय में उस कुएं के अंदर छुप कर रहता है। ये दिन का ही समय था और बब्बन तांत्रिक हर कुएं के अंदर उस बाबरे भूत को ढूंढ रहा, लेकिन बाबरा भूत किसी भी कुएं में नजर नहीं आ रहा।
इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने दिमाग लगाया। बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि अगर दिन के समय में वो कुएं के अंदर ऐसे ही बाबरी भूत को ढूंढता रहेगा तो वो कभी भी उसके हाथ नहीं आएगा। उसे इंतजार करना होगा रात होने का, क्योंकि रात के समय में कुछ होना हो, लेकिन बाबरा भूत बाहर जरूर निकलता है, इसलिए क्योंकि उसे लाने होते हैं बड़े बड़े पत्थर। बाबरा भूत हर रात बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उस कुएं के पास लेकर आता है, जिसे उसने अभी हाल फिलहाल में खोदा होता है। और इसके बाद उस कुएं को पक्का करने के लिए वो बाबरा भूत उस पत्थर को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर कुएं में जमाता रहता है, और तब तक जमाता है जब तक कि वो कुआं पूरी तरह से बनकर तैयार ना हो जाए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने इंतजार किया रात होने का। रात के समय बब्बन तांत्रिक उसी गांव के अंदर छिपकर बैठ गया, और रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास ही बब्बन तांत्रिक को मिट्टी के खोदने की आवाज सुनाई दी। और बब्बन तांत्रिक ने जब ये आवाज सुनी तो बब्बन समझ चुका था कि वो बाबरा भूत कहीं ना कहीं कुएं को खोद रहा है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस आवाज का पीछा करते हुए जा पहुंचा उसी जगह पर जहां पर वो बाबरा भूत उस कुएं को खोद रहा था। इसके बाद उस बाबरे भूत ने उस कुएं को पूरी तरह से खोद दिया। खोदने के बाद बाबरा भूत उस जगह से निकलकर एक अलग जगह की तरफ निकल गया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस कुएं के पास बैठकर इंतजार करने लगा उस बाबरे भूत के लौट कर आने का, क्योंकि बब्बन जानता था कि वो बाबरा भूत कहीं गया नहीं है, बल्कि वो गया है पत्थरों का इंतजाम करने। और थोड़ी देर बाद ही बब्बन ने देखा कि वो बाबरा भूत एक बड़ी सी चट्टान को लेकर उस कुएं की तरफ चला आ रहा था। बब्बन तांत्रिक उस बाबरे भूत के सामने जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद बब्बन ने उस बाबरे भूत से कहा, तुम बाबरा भूत हो ना? तब उस बाबरे भूत ने बब्बन तांत्रिक से कहा, हाँ मैं बाबरा भूत हूँ, तुम कौन हो, मुझसे क्या काम है? बब्बन तांत्रिक उस बाबरा भूत को फंसाना चाहता था, इसलिए बब्बन तांत्रिक ने उस बाबरा भूत से कहा, देखो मैं एक तांत्रिक हूँ और मेरे तांत्रिक गुरु ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उनका कहना था कि यहाँ पर एक बाबरा भूत रहता है, और उन्होंने कहा था कि बाबरा भूत मंद बुद्धि होता है, उसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं होता। बाबरा भूत एक बड़े से बड़ा कुआं तो खोद सकता है और उसके अंदर रह सकता है, अपने आप को काफी बड़ा कर सकता है, लेकिन बाबरा भूत के अंदर वो बात नहीं कि बाबरा भूत अपने आप को छोटा कर सके और एक छोटी सी मटकी के अंदर रह सके। बाबरा भूत के अंदर बस ताकत होती है और वो अपने आप को चाहे जितना बड़ा कर सकता है, चाहे जितना बड़ा, लेकिन कभी भी खुद को छोटा नहीं कर सकता। तब उस बाबरा भूत ने कहा, क्या बात कर रहा है, तेरे पास कमंडल है ना? देख इसके अंदर बैठता हूँ, बहुत छोटा हो सकता हूँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, चाहे जितना बड़ा, चाहे जितना छोटा, चाहे जितना पतला और चाहे जितना मोटा, बॉर्नवीटा भी पीता हूँ मैं, देख तेरे कमंडल के अंदर बैठ के दिखाता हूँ। इसके बाद उस बाबरा भूत ने अपने सर पर रखे हुए उस पत्थर को फेंक दिया और झट से छोटा होकर बब्बन तांत्रिक के कमंडल में जा बैठा। बब्बन तांत्रिक ने मौका देखते ही कमंडल को ऊपर से बंद कर दिया। इसके बाद कमंडल के अंदर से आवाजें आने लगी, अरे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है मुझे, बंद क्यों कर दिया? तब बब्बन तांत्रिक उस बाबरा भूत से कह रहा, अबे गधे, रहेगा तो तू मूर्ख का मूर्ख ही, लेकिन देख मुझे तुझसे कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस तुझ पर एक पत्थर उठवाना है, एक काफी बड़ा पत्थर, और उससे तुझे एक सुरंग को बंद करना है, बस इतना ही काम है तेरा, इसके बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगा। और इसके बाद उस बाबरे भूत ने कहा, बस इतनी सी बात, तो इसके लिए तुमने मुझे कैद क्यों किया? ये बात तो तुम मुझे वैसे ही बता सकते थे, पत्थर उठाने के लिए तो बाबरा भूत हाजिर रहता है, जितना बड़ा पत्थर होगा उसे उठाने में उतना ही मजा आएगा, लेकर चलो मुझे वहाँ पर जहाँ पर वो बड़ा सा पत्थर है, मैं उसे यूं करके उठा दूंगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उसे कमंडल से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद वो बाबरा भूत बब्बन तांत्रिक के साथ चलकर पहुंचा द्रोणागिरी पर्वत पर, जहां पर उसके तांत्रिक गुरु बैठे हुए थे। उन्होंने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा था। बब्बन तांत्रिक दिन के समय में वहां पहुंचा था, और इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने अपने तांत्रिक गुरु को उस बाबरा भूत को दिखाया तो तांत्रिक गुरु काफी ज्यादा खुश हो गए
और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन को एक योजना बताई, जिसके हिसाब से बब्बन तांत्रिक को रात होने से पहले इस गांव के सभी आदमियों को यहाँ से नीचे लेकर जाना था, ताकि वो नरभक्षी इन पर हमला ना कर सके। और जितने भी तांत्रिक थे वो सब तांत्रिक गुरु और बब्बन के साथ नीचे चले जाएंगे। और रात के समय इस पर्वत पर केवल तांत्रिक गुरु, चकवा प्रेत और वो बाबरा भूत रहेगा। चकवा प्रेत का ये काम था कि उसे एक इंसान का रूप रखना है, जिसे देखकर वो नरभक्षी उसके पीछे भागेगा। और जब नरभक्षी उस इंसान का पीछा करेगा तो चकवा प्रेत, जो कि इंसान के रूप में होगा, वो नरभक्षी को इधर उधर दौड़ाकर उसी गुफा के पास ले जाएगा, जहां पर बाबरा भूत पहले से ही एक सुरंग बनाकर रखेगा, और भी गहरी सुरंग। और इसके बाद बाबरा भूत उस सुरंग से बाहर निकल आएगा और इंतजार करेगा उस नरभक्षी का। और जैसे ही वो चकवा प्रेत उस सुरंग के भीतर जाएगा और वो नरभक्षी उसे इंसान समझकर उसका पीछा करते हुए सुरंग के अंदर प्रवेश करेगा, तो चकवा प्रेत वहां से निकल आएगा। और इसके बाद बाबरा भूत उस गुफा को बंद कर देगा उस भारी भरकम पत्थर से, जो कि पहले रखे हुए पत्थर से लगभग 100 गुना बड़ा था। और अगली रात योजना के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल उस चकवा प्रेत ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब नरभक्षी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसे इंसान समझकर नरभक्षी उसका पीछा करने लगा, लेकिन चकवा प्रेत काफ़ी तेजी से भागता हुआ उस गुफा के अंदर जा घुसा, जहां पर वो सुरंग बनी हुई थी। और जब नरभक्षी उस गुफा के अंदर गया तो वो चकवा प्रेत वहां से बाहर निकल आया और बाबरा भूत ने उस पत्थर को ढक दिया उस सुरंग के ऊपर। और फिर वो नरभक्षी कैद होकर रह गया उस गुफा के अंदर। लेकिन इसके बाद तांत्रिक गुरु ने उस गुफा के अंदर कई सारी मंत्र क्रियाएं की थीं और उस पत्थर को कई सारे मंत्रों से बांधा था, जिसकी वजह से वो पत्थर और भी ज़्यादा भारी और ताकतवर हो गया था, जिसे वो नरभक्षी अपनी शक्तियों से कभी भी हटा नहीं सकता था। और इस तरह से कैद हुआ था वो नरभक्षी। तो ये था बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 14वां एपिसोड। अगर आपने इससे पहले के बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल के पेज पर जाकर हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस वीडियो को और भी ज़्यादा हॉरर बनाया जा सकता था, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता, इसलिए मैंने इस वीडियो को हॉरर नहीं बनाया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं और क्या अगली स्टोरी में थोड़ा और हॉरर कंटेंट होना चाहिए या नहीं। क्या अगली वीडियो थोड़ी और डरावनी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है।